नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2026 में हमें इन्वेस्ट कहां करना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि हम लोग पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि 2026 में जो हमारे सारे सेक्टर्स है वो या फिर हमारे जो दूसरे असेट क्लास है वो उनमें से किसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सितंबर 2024 में मार्केट ने हाई बनाया था। उसके बाद से लेकर अब तक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास आने के लिए ऑलमोस्ट 13-14 मंथ मार्केट ने ले लिया। बट अगर हम सिर्फ निफ्टी की बात करें तो ये निफ्टी की बात मैंने आपको बताई। बट उसके अलावा भी मार्केट में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देखिए, निफ्टी के अंदर मतलब मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज सेक्टर हम बोल सकते हैं तो टोटल 47 सेक्टर है। अभी जनरली क्या होता है ना कि अगर एक स्पेसिफिक मार्केट मतलब मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी और सेंसेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है बट उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो वो टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोगों को ये वीडियो में क्या देखना है कि 2025 में कौन से सेक्टर ने और कौन से असेट क्लास ने कितना परफॉर्म किया और आने वाले 2026 में कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कौन से असेट क्लास में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आने वाला साल हमारा अच्छा हो। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली सारे सेक्टर्स का डेटा निकाला और यहाँ पे आप देख सकते हो और मैंने यहाँ पे ऑल सेक्टर ही लिखा है। और मैंने यहाँ पे सिंपल जो लास्ट ईयर का डेटा हम लोगों को निकालना है, वैसे भी 2025 ख़त्म ही होने वाला है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2025 को। कुछ दिन के बाद हमारा ये 25 ईयर ख़त्म हो जाएगा, 26 स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट कुछ दिन बाकी है, तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो डेटा हम लोग देख रहे हैं वो पूरे ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का ही है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट डाल दिया है 1 जनवरी 2025 से लेके 16 दिसंबर 2025। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 47 सेक्टर है। और अगर हम सिर्फ निफ्टी की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, आपको ये वाले कॉलम में देखना है फॉर पीरियड वाले। आप देखोगे कि ये पीरियड के अंदर निफ्टी ने ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न दिया है। और अगर हम सबसे टॉप की बात करें तो टॉप में जो है वो है निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक, ये जो स्टॉक्स है उसने रिटर्न दिया है। फिर निफ्टी मेटल है, निफ्टी ऑटो है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 है और फिर फाइनेंशियल सर्विस, फिर अगेन बैंक। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ तो एक ये मोबिलिटी अलग सेक्टर है, ऑटो अलग सेक्टर है और मेटल एक अलग सेक्टर है। मतलब 10 में से 3 सेक्टर को अगर मैं निकाल दूं तो ऑलमोस्ट 7 जो सेक्टर है वो बैंक, फाइनेंशियल सर्विस या प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियरली पता चल रही है कि लास्ट ईयर मार्केट में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और एनबीएफसी सेक्टर जितने भी है वो सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब निफ्टी भी आउट परफॉर्म करेगा तो ये सेक्टर और ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों, आप ऐसे समझो, अभी खराब मार्केट सिचुएशन में भी इन्होंने परफॉर्म किया है तो अच्छे मार्केट सिचुएशन में तो ये और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर के स्टॉक्स भी जाके देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई लास्ट ईयर गोल्ड और सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर गोल्ड ने खुद 74% का रिटर्न दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 2023 से इसमें एक अच्छा रैली आया था। 56,000 वाला जो गोल्ड है अभी 133,000 हो गया है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई लास्ट ईयर गोल्ड ने इतना अच्छा रिटर्न क्यों दिया। तो देखो, अगर आपको एक चीज़ ध्यान होगी, बहुत सालों से मतलब दो साल तो मेरे ख्याल से हो गए जो रशिया यूक्रेन का वॉर का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद बहुत सारी जो सेंट्रल बैंक्स है ना, जो कंट्रीज की सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे टन्स में गोल्ड को बाय कर रही है क्योंकि एज अ सेफ्टी वो लोग देख रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे अभी रिसेंटली हमारा नहीं, यूएस ने सब लोगों के साथ ट्रेड वॉर चालू कर दिया। तो जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तब गोल्ड के डिमांड ज़्यादा हो जाती है और गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। उसी वजह से हम लोग ने देखा है कि गोल्ड में एक अच्छा डिमांड आया है और उसका प्राइस भी बढ़ा है। अगर आप सिल्वर को देखोगे तो आप सिल्वर का भी मैं एक बार ईयरली चार्ट लगा के दिखाता हूँ। सिल्वर में भी जो रैली है वो ऑलमोस्ट 78,000 से आई है और अभी ऑलमोस्ट 1,97,000 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली उसने 2,01,000 का हाई भी मारा है।
अगर आप सिल्वर में भी देखोगे तो सिल्वर ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 126% का रिटर्न दिया है। अभी अगेन यहाँ पे भी आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि भाई सिल्वर इतना परसेंट रिटर्न क्यों दे रहा है। सिल्वर ने 1980 में भी इतना अच्छा एक टॉप मारा था, उसके बाद 2011 भी मारा था, बट अभी 2025 में सडनली सिल्वर में इतनी क्यों डिमांड आ रही है। तो देखो, अगर आप देखोगे ना, सिल्वर की जो डिमांड है वो ओवरऑल ग्लोबल डिमांड से आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी, तब मेटल के तरीके से भी यूज़ होता है। ईवी कार्स में ये यूज़ होता है, सोलार पैनल्स में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है। तो इसीलिए सिल्वर में भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, और वही डिमांड का रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर के प्राइस किस हिसाब से ऊपर बढ़े हैं। तो अभी आप लोगों के मन में ये आएगा कि सर जी, अगर गोल्ड और सिल्वर बढ़ा है तो इसमें हम लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, ये जो मैंने आप लोगों को प्राइस बताया था वो MCX का प्राइस था, जो फ्यूचर्स का प्राइस होता है। अब एज अ इन्वेस्टर हम MCX के फ्यूचर में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, वो एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देर इज़ वन ऑप्शन ETF करके होता है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया ना, ऑल ETF करके जो लिक्विड है, स्पेशली जो लिक्विड ETF है, उसकी डिटेल निकाली, और उसका भी मैंने सेम डेट डाल दिया, 1 जनवरी 2025 से लेके 16 दिसंबर 2025, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल। और यहाँ पे मैं उसका भी परफॉर्मेंस ये देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, जितने भी लिक्विड ETF है, अगर मैं उसकी टोटल नंबर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 142 है। इसके अंदर सेक्टर के भी आ गए, कमोडिटी के भी आ गए, और सारे सारे आ गए, जितने भी अवेलेबल लिक्विड ETF है। और जो लिक्विड है, सारे अवेलेबल वाले नहीं है, जो ज़्यादा लिक्विड है उसके ही हम लोग ने डेटा निकाला है। अब यहाँ पे देखो, लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे अगर हम 4 पीरियड में हम रेंज डालते हैं हायर टू लोअर से, तो आप यहाँ पे देखो, एक ये सिल्वर ETF है, इसने ऑलमोस्ट 120% रिटर्न दिया है। ऑब्वियसली ये जो ETF होता है ना, वो उसकी ओरिजिनल असेट की एक रेप्लिका होता है, तो जितना वो असेट रिटर्न देता है 1% ±2, या जो भी कभी वो प्रीमियम में होता है, कभी डिस्काउंट में होता है, ETF भी उतने सेम ही रिटर्न देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा ETF है, इसने ऑलमोस्ट 120%, फिर ये वापस से ये भी सिल्वर। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिल्वर के कितने हैं, तो ऑलमोस्ट 10 नंबर तक सिल्वर है, 11 भी सिल्वर, 12 भी सिल्वर। अब ये सिल्वर 360 करके कोई है, इसने भी ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न दिया है। फिर अब देखो यहाँ पे अभी गोल्ड 16 नंबर से गोल्ड शुरू हो गया है। अब आप यहाँ पे देखो, अभी भी गोल्ड के आ ही जा रहे हैं, अभी भी गोल्ड के आ ही जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 31 नंबर तक गोल्ड और सिल्वर का आ रहा है। इसका मतलब जितने भी ETF है लिक्विड 142, उसमें से 32 जो ETF है, वो जो हायर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर वाले ही थे, और गोल्ड और सिल्वर वाले ही ETF ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी हमारे लिए ये हो जाता है, अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 32 नंबर में से, भाई आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमें सिल्वर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से ETF में हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने सारे ETF है। तो देखो, रिसेंटली मैं इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक आंसर ढूंढ रहा था, तो मुझे एक फ़ंड के बारे में पता चला। वो फंड है ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का, और ये अभी नया ही NFO है, और ये एक्चुअली फंड ऑफ फंड है। अभी ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब ये है एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड क्या होता है, मतलब जो ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड होता है ना, उसको ये बाय करता है, इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई ये एक ऐसा फंड है जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आप लोगों को दोनों का एलोकेशन मिलेगा। और नॉर्मली म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं ना, वो ज़्यादा डायनामिक नहीं होते हैं, पर ये लोग अपने असेट को, मतलब गोल्ड और सिल्वर को 35 to 65% में ये ऊपर नीचे करते रहेंगे, जैसे मार्केट अपॉर्चुनिटी रहेगी, जैसे मार्केट कंडीशन रहेगी, वो हिसाब से। अब नॉर्मल एज ए इन्वेस्टर हम ऐसे सोचते हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर चल रहे हैं, तो भाई हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए ETF के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि भाई गोल्ड में ज़्यादा करना है या सिल्वर में ज़्यादा करना है। अगर आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से ये जो फंड नया आया है वो बेस्ट है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा कि समझो आपका पोर्टफोलियो पूरा इक्विटी वाला है, तो आप ये फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर का भी एक रेशियो मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट बात यह है कि किस में कितना % इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। और कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यार गोल्ड और सिल्वर चल रहा है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये फंड हम लोगों को
वो चीज़ करने की एकदम अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक नया फंड आया है, एनएफओ ही नया है ये। तो अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप गूगल कर सकते हो या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जा सकते हो। लास्ट ईयर जितने भी सेक्टर चले उसमें से कौन से सेक्टर्स को हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, और उसके अंदर कौन से स्टॉक्स में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे देखो मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर पीएसयू बैंक है, फिर ये एक्स बैंक वाला है, फिर मेटल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम इसके अंदर के स्टॉक्स को देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज डाल दिया और वही डेट हमारी लास्ट ईयर की 1 जनवरी 2025 से लेके 16 दिसंबर 2025 तक। अब मैंने अगर इसको स्कैन कर दिया तो ये मतलब ये सेक्टर के अंदर 30 स्टॉक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई 4 पीरियड में जाके देखता हूँ कि कौन से स्टॉक ने कितना % रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखो LTF AB कैपिटल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, LTF का चार्ट देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे नोटिस करो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी LTF में आप लोगों को आई होप वो कॉन्सेप्ट पता ही होगा जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, फ्रेश ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग स्टॉक। फ्रेश ब्रेकआउट में उसे बोलता हूँ अगर समझो हमने LTF देखा होता और तब ये यहाँ पे होता, जो अपना 2017 और 18 का ब्रेकआउट कर रहा था, ये इसने जून महीने में ही किया था। तो अगर हमने ये स्टॉक को जून महीने में देखा होता तो ये हमारे लिए फ्रेश ब्रेकआउट होता। अब अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूसली ये अपना अच्छा ही अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब ये स्टॉक को मैं फ्रेश नहीं बोलूँगा, इसको मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलूँगा। आप ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो ये एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं है बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है AB कैपिटल, अब आप ही मुझे बता देना इसमें क्या है। अब AB कैपिटल आप मुझे बताइए कि फ्रेश है कि स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख के इजीली बता सकते हो कि भाई ये फ्रेश होता अगर ये 250 और 260 के आसपास होता, 270 के आसपास, पर अब ये 350 के आसपास है। तो ये अब ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ये हो गया। उसके बाद अभी एक RBL बैंक देख लेते हैं। अगर आप RBL बैंक देखोगे तो एक होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप, जो जनरली RBL बैंक में तब होगा जब ये 717 ब्रेक करेगा। अभी RBL बैंक एक रिवर्सल ब्रेकआउट सेटअप है जो यहाँ पे हो रहा है 300 के आसपास। तो देखो ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट में आप ऐसे बोल सकते हो कि ये फ्रेश सेटअप है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। अगर ये स्टॉक अभी हम लोग देखते और ये स्टॉक कहीं पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता तो मैं फिर वो हिसाब से इसको स्ट्रॉन्ग बोलता, पर ये ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैं इसको फ्रेश बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अब मुथूट फाइनेंस हो गया, AU बैंक हो गया, MCX हो गया, आप लोगों को देखना है। उसके बाद दूसरा सेक्टर कौन सा है, PSU बैंक वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, PSU बैंक लगाते हैं और बाकी के डेट्स मैंने चेंज नहीं किया है। मुझे वही देखना है कि वो लास्ट ईयर में कितना परफॉर्म किया। तो PSU बैंक में आप देखो टोटल 12 स्टॉक है। अब मैं यहाँ पे 4 पीरियड में जाके देखूंगा कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो यहाँ पे भाई इंडियन बैंक है। तो अभी इसका भी हम लोग चार्ट देख लेते हैं। और इंडियन बैंक का आप लोग ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। और अगेन यहाँ पे भी मेरा आप लोगों को सेम ही क्वेश्चन रहेगा, ये फ्रेश है या स्ट्रॉन्ग है। तो ये फ्रेश होता अगर हम इसको 430 के आसपास देखते, बट ये अभी ऑलमोस्ट 770 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये डेफिनेटली फ्रेश नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, वो स्पेसिफिक सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। अब एक बार कैन बैंक देख लेते हैं। तो अगर आप कैन बैंक को देखोगे तो यस यहाँ पे कुछ बात है कि भाई 2010 में इसका एक मल्टी हाई ईयर रेजिस्टेंस था 164। उसके बाद अगेन 2011 में 130 का बना था। अभी रिसेंटली इसने 3 महीने पहले मतलब अक्टूबर में 130 लेवल को ब्रेक किया है और अभी ये 147 के आसपास चल रहा है। तो ये अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के इतना ऊपर भी नहीं गया है बट इतना नीचे भी नहीं है। तो आप इस पे ध्यान रख सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो। जब भी आपको 135 या 130 मिले तो ये एक अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। वैसे इसका और एक मेजर ब्रेकआउट अभी भी होना बाकी है विच इज़ 165। तो उस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, हमें चेक करना है कि भाई यहाँ पे क्या है। अभी मैं और एक सेक्टर ले लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए। हम लोग मेटल को ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे मेटल डालोगे, मेटल इंडेक्स, और इसको सेम टाइम फ्रेम में स्कैन करो तो देखो टोटल मेटल में 15 स्टॉक है। अब मैं 4 पीरियड में जाके यहाँ पे देखता हूँ कि भाई कौन से स्टॉक ने ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। हिंद कॉपर है, फिर हिंडाल्को है, फिर नेशनल एल्यूमिनियम है।
तो अगर आप हिंद कॉपर देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, यस, हिंद कॉपर में भी देखो कैसा है कि हिंद कॉपर का अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो उसका 650 और 610 और 650 के आसपास होगा, पर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 415 का। अब देखो ज़रूरी नहीं है जो भी स्टॉक परफॉर्मर हो वो आपके सेटअप के हिसाब से बने, ये मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं बन रहा है। अगर अपन हिंद जिंक देखें एक बार तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा, अभी यहाँ पे देखो हिंद जिंक में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रिसेंटली इसने जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट 800 का, और ये भी मई 2024 में बनाया था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने मिड एंड स्मॉल कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स देखे, पीएसयू बैंक के देखे, मेटल के देखे, उस तरीके से आप यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो टॉप 10 सेक्टर है, ये टॉप 10 सेक्टर के आप टॉप 3 स्टॉक्स को, या जहाँ पे भी आपके सेटअप बन रहे हैं ना, आप उसकी वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो। और ये सेक्टर और वो स्टॉक्स आने वाले 2026 के ईयर में हमारे टॉप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है आप डायरेक्ट ईटीएफ में कर सकते हो, और अगर आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई मैं कितना परसेंटेज गोल्ड में डालूँ, कितना इसमें डालूँ, तो आप एक्सिस का जो ये नया गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव एफओएफ आया है, फंड ऑफ फंड, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। मेरा काम है आप लोगों को बताना कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ में क्या अच्छा हो रहा है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि 2026 में कौन सा सेक्टर या कौन से स्टॉक पे आप लोगों का ध्यान है, जहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको और क्या हमारे तरफ से इन फ्यूचर देखना चाहते हो, या ऐसा कौन सा टॉपिक है इस जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को ये ज़रा भी अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं अच्छी चीज़ देखता हूँ या समझता हूँ वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।